अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका फिज़िक्स की बुक है आपकी। और इसका चैप्टर है 14 वाला, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। इसका ये वाला टॉपिक है, हाउ डज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट, कि एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि द मैग्नेटिक फील्ड अराइज व्हेन अ चार्ज इज़ इन मोशन, कि जब कोई चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये एक लाइन को आपने जहन में रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगी, जब चार्ज मोशन में आएगा। अब दो तरीके हैं, और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाए करंट कैरिंग कंडक्टर के ज़रिए। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ज़रिए आप मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करें। और दूसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का या क्रिएट करने का, कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियर एटम। आप इलेक्ट्रॉन्स की मोशन करवाएं उसके न्यूक्लियस के गिर्द, और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? एटम के अंदर होता है। अब आपकी बुक में ये दोनों टॉपिक्स बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। अब मैं इनको सिंपल से आपको बताने लगी हूँ, जो कि मैंने खुद लिखा है यहाँ पर, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई जाती है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जैसे मैंने बताया, उसको हम एक्सप्लेन करने लगे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को करंट कैरिंग कंडक्टर के ज़रिए हमने क्रिएट करना है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस होगी? व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगी थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में से, वो कंडक्टर क्या चीज़ है? एक तार हो सकती है, वायर हो सकती है। कि कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त प्रोड्यूस हो सकती है जब कि एक तार में से करंट गुजर रहा हो। ठीक है, इस तरह के, इस चीज़ को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। इसमें आगे एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब एक करंट एक तार में से गुजर रही होती है, इट क्रिएट्स एन इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड। उसके गिर्द एक इनविजिबल, यानी कि जो नज़र नहीं आती, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है उसके गिर्द। दिस फील्ड कैन इफेक्ट मैग्नेटिक मटीरियल, और ये जो फील्ड है ये मैग्नेटिक मटीरियल को इफेक्ट करती है। अब मैग्नेटिक मटीरियल क्या हो सकता है? आयरन, यानी कि लोहे को इफेक्ट कर सकती है। एंड इवन डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल, और एक कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी? तो शेप क्या है? अगर अराउंड आ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक स्ट्रेट बिल्कुल सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तार है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर, के जो वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल राउंड सर्कल्स की शेप में होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की शेप। उसके बाद डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायरेक्शन को पता करने के लिए हम एक रूल को यूज़ करते हैं, वो है राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या? आप मेरे इस हाथ को देखें। अब यहाँ पे ये जो मेरा थंब है, इसको, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जिस तरफ ये थंब की डायरेक्शन होगी, करंट जो है वो उस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हो गया। अब करंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरा थंब डायरेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। और उसके बाद ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से है, तो ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं। अगर मेरा थंब ऊपर की तरफ है तो मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज हैं। और अगर मेरे थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है, तो फिर डाउनवर्ड होने से क्या होगा? करंट नीचे की तरफ होगा, और ये मेरी जो फिंगर्स हैं वो इस तरफ क्लॉकवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरी फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? राइट हैंड रूल क्या होता है? यूज़ अ राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या करेंगे? होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड में हम लोग वायर को पकड़ेंगे। पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम करंट की डायरेक्शन में जो है थंब को प्लेस करेंगे। उसके बाद जो हमारी फिंगर्स हैं वो कर्ल करेंगे, उनको ऐसे कर्ल करेंगे, और ये जो किस चीज़ की डायरेक्शन को शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये चीज़ शो करेगी। उसके बाद है कि आप स्ट्रेंथ कैसे चेक कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, और नेचर ऑफ मीडियम की, जो मीडियम है उसकी नेचर पे। अब करंट पे कैसे डिपेंड करती है? अगर जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अगर डिस्टेंस जो है करीब होगी कोई चीज़, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। ठीक है, और अगर वायर से डिस्टेंस जो है वो दूर है, फादर अवे है, यानी दूरी पे है, तो वीक फील्ड बनेगा।
और नेचर ऑफ मीडियम क्या है, एयर, आयरन, मतलब डिफरेंट मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग है वो आयरन के साथ है। उसके बाद इसका फार्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब यहाँ पे ये जो म्यू नॉट है वो किसको शो कर रहा है, और ये सारी चीज़ें, बी सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि पीछे बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो म्यू नॉट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को, और जो आर है वो डिस्टेंस को शो करता है। तो ये है आपका पहला पॉइंट पूरा का पूरा यहाँ तक। यहाँ से आप बेशक ना कीजिएगा, अगर कोई करना चाहे तो मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ये वाला ज़्यादा इजी है, तो आप सिर्फ ये वाला कर लो, लास्ट पे इसका फार्मूला बता दो। और इसमें बहुत सारे पॉइंट वैसे भी आपको खुद पता चल जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो सकता है, कैसे जनरेट हो सकता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। अब जो दूसरा तरीका था एटम वाला, कि हमने मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में हम लोगों ने देखना है कि वो कैसे करंट क्रिएट होती है, जनरेट होती है। अब हमने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियाई के गिर्द घूम रहे होते हैं एक एटम के, उनके ज़रिए हमने देखना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। अब सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है कि वाई मैग्नेट वर्क, मैग्नेट कैसे क्यों काम करते हैं। तो इनसाइड एवरी एटम, हर एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द शेल्स बने हुए होते हैं, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं इनसाइड एवरी एटम, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी न्यूक्लियस के गिर्द। अब मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक टिनी मैग्नेट्स। अब जो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो टिनी मैग्नेट्स के तौर पे फिर काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये आपको हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, या आपके कॉन्सेप्ट में ये बात होनी चाहिए कि पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या इफेक्ट होगा मैग्नेटिज्म पे या उसके मैग्नेटिक फील्ड पे, और अगर अनपेयर्ड होंगे तो क्या इफेक्ट होगा। अब मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इन पेयर, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर की सूरत में होते हैं, यानी जोड़े की सूरत में होते हैं। इन अ पेयर, जब वो जोड़े की सूरत में होते हैं तो क्या होता है, दे स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो जोड़े की सूरत में होंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। सो देयर मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसल आउट ईच अदर, तो उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कैंसल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस तरह से अगर पेयर्स की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। अब अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, वो जोड़े की सूरत में मौजूद नहीं है, उनका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। इस वजह से एटम जो है अनपेयर्ड फॉर्म में मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने दिया, आयरन हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो लोहा है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अगला पॉइंट जो वो इसमें बता रहे हैं आपकी बुक में, जो यहाँ पे ये वाला सारा दिया हुआ ना, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगला पॉइंट है कि व्हाट हैपन इन अ मटेरियल, अगर एक मटेरियल की बात कर रहे हैं तब क्या होता है कि एक मटेरियल में बिलियंस ऑफ एटम होते हैं, मटेरियल हैज़ बिलियंस ऑफ एटम, उसके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। इफ़ देयर टिनी मैग्नेट पॉइंट इन रैंडम डायरेक्शन दे कैंसल आउट, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर उनका जो मैग्नेटिक पॉइंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, जिस तरह के हमने बोला था कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो नो मैग्नेट होगा, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो उनका सेम डायरेक्शन होगी तो फिर मैग्नेट बनेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हो कि वो जो मटेरियल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में हो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कोई मैग्नेट नहीं होगा, नो मैग्नेट होगा। लेकिन अगर एटम अलाइन इन सेम डायरेक्शन, अगर एटम को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, दे द मटेरियल बिकम अ मैग्नेट, तो फिर इस सूरत में मटेरियल जो है वो मैग्नेट बन जाएगा। वो हमने यहाँ पे अब बात करनी है कि अगर मटेरियल हो कोई तो उसकी सूरत में क्या हो सकता है। अब इसमें यह है कि परमानेंट मैग्नेट्स कैसे बनते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, इसी का ये पॉइंट है, पार्ट है। परमानेंट मैग्नेट्स यानी कि फेरो मैग्नेट्स की बात हो रही है, और जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं वो क्या होते हैं, पैरा मैग्नेट्स।
इन सम मटेरियल लाइक आयरन, जैसे लोहे की बात हो रही है, वो फेरोमैग्नेट है लोहा। एटम कैन स्टे अलाइंड इवन विदाउट एनी हेल्प। इसमें किसी हेल्प के बगैर एटम जो है वो एक अलाइनमेंट में अरेंज होते हैं। दिस क्रिएट अ परमानेंट मैग्नेट। इसकी वजह से एक परमानेंट मैग्नेट ये बनाते हैं। उसके बाद है टेम्परेरी मैग्नेट्स। वो क्या होते हैं? सम मटेरियल ओनली बिकम मैग्नेटिक। वो कह रहे हैं कुछ मटेरियल जो है वो उस वक्त सिर्फ मैग्नेटिक बनते हैं व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेट। जब उनको कहाँ रखा जाए? किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, तो फिर उस वक्त वो मैग्नेटिक होते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस मैग्नेटिक फील्ड से हम उनको रिमूव करते हैं, उनकी मैग्नेटिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो ये आपका जो दूसरा पॉइंट है इसका, वो भी पूरा कवर हो गया। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप इसमें समझने के लिए सिर्फ याद कर सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं, और अलाइंड अगर एटम्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं। और अगर वो ऐसी ही अलाइनमेंट में अरेंज रहें, जैसे कि आयरन की बात हो रही है, तो वो क्या बनाते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। लेकिन अगर उनकी अलाइनमेंट लूज होगी तो वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। ये कुछ वैसे ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ तक आपका वो ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन।